हेलो दोस्तों, PWIS के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो इस हफ्ते जो चर्चा में सबसे पहली न्यूज रही है वो है चीन का ईस्ट रिएक्टर। ईस्ट रिएक्टर का फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। ईस्ट का ये फुल फॉर्म है। अब ये ईस्ट रिएक्टर है क्या? ये असल में फ्यूजन रिएक्टर है। फ्यूजन रिएक्टर का मतलब कि ये संलयन ऊर्जा से चलने वाला ऐसा रिएक्टर है जिसकी मदद से फ्यूचर में विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके मानवता को क्लीन एनर्जी यानी बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि पर्यावरण के अनुरूप, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाली ऊर्जा दी जाएगी फ्यूचर के अंदर। असल में एक ऐसा रिएक्टर जो फ्यूजन रिएक्टर कहलाता है जिसमें हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन वन के समस्थानिक 1s2 1s3, ये दो समस्थानिक होते हैं। जब ये आपस में फ्यूज करते हैं मतलब जुड़ते हैं, तो इससे हीलियम बनता है और साथ ही साथ क्या निकलता है? न्यूट्रॉन। और इसके अलावा इससे प्रोड्यूस होती है एनर्जी। तो ये जो एनर्जी पैदा होती है यानी कि ऊर्जा पैदा होती है दो हाइड्रोजन एटम के आपस में फ्यूजन से, आपस में मिलने से। तो इसे मिलने से ये जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमको, इसी की मदद से क्या किया जाएगा? फ्यूचर के अंदर पानी को यानी कि जल को उबाला जाएगा और जल को उबालकर जलवाष्प बनाई जाएगी। और फिर इस जलवाष्प से विद्युत उत्पन्न करने वाली जो टरबाइन होती है उसको घुमाया जाएगा। और जब ये टरबाइन घूमेगी तो इससे क्या जनरेट होगी? विद्युत जनरेट होगी। तो अब बात ये होती है कि ये जो ईस्ट रिएक्टर है, चीन का ये ईस्ट रिएक्टर है, ये किस टेक्नोलॉजी, ये कैसा रिएक्टर है? ये एक फ्यूजन रिएक्टर है, संलयन ऊर्जा से चलने वाला रिएक्टर है, जिसमें हम हाइड्रोजन एटम को आपस में जोड़कर हीलियम में कन्वर्ट करते हैं और फिर इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हम विद्युत उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो ये रिएक्टर, खास बात इस रिएक्टर की ये है बच्चों, क्योंकि ये रिएक्टर बहुत कम कम फ्यूल की मदद से, बहुत कम ईंधन की मदद से चलता है और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी कि जहां पर आप कई टन कोयला जलाकर जितना ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उतना सिर्फ कुछ ग्राम हाइड्रोजन के एटमों को आपस में जोड़ने से ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो बहुत कम ईंधन खर्च करके आप ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक इस तरीके की तकनीक पर, इस तरीके के संलयन आधारित ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। और इसी तरीके की संलयन आधारित ऊर्जा पर काम करने वाला रिएक्टर ये चीन का कौन सा है? ये ईस्ट रिएक्टर है। आ रही बात समझ में? ईस्ट रिएक्टर है। अब बात ये होती है कि ये जो हाइड्रोजन के एटम होते हैं बच्चों, ये हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ते तब हैं जब इनको पहले आप ऊर्जा देकर, इनको हीट देकर, इनको बहुत ज्यादा ऊष्मा देकर आपस में जोड़ते हैं। ठीक है? तो हाइड्रोजन को आपस में जोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है। तो लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान जब आप देते हैं, तब जाकर ये हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ते हैं और ये हीलियम में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। फिर उस ऊर्जा की मदद से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो संलयन आधारित रिएक्टर होते हैं उनमें संलयन कराने के लिए, फ्यूजन कराने के लिए आपको जो टेम्परेचर देना पड़ता है वो इतना ज्यादा होता है कि ये इस टेम्परेचर को मेंटेन करना, सस्टेन करना किसी भी रिएक्टर के बस की बात नहीं होती है। तो बात समझ में आ रही है? तो फ्यूजन में क्या मैंने आपको खास बात बताई कि फ्यूजन रिएक्टर के में बहुत कम ईंधन का खर्च करके आप बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन यानी कि इसकी दिक्कत क्या है कि इसको पहले इस ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन एटम को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के लिए पहले आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है? और इतना टेम्परेचर देना और इसको मेंटेन करना, इसको सस्टेन करना सबके बस की बात नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इस तरीके का फ्यूजन रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से यूके है, जिनमें से आपका उसमें साउथ कोरिया है, इसके अलावा
अलावा जो है वो फ्रांस है, और इस बहुत सारे देश इस तरीके के फ्यूजन रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही हो रही है कि इतना तापमान देना और इतना तापमान मेंटेन करना सबके बस की बात नहीं है और बहुत मुश्किल काम है। तो इस तरीके से एक टेक्नोलॉजी है जिसमें यह काम किया जा सकता है, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग टोकामैक टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो टोकामैक टेक्नोलॉजी या टोकामैक रिएक्टर के नाम से जानते हैं। ये टोकामैक जो रिएक्टर है ये स्पेशल रिएक्टर होता है जिसके अंदर हम इतना ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं, यानी लगभग 100 से लेकर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान यहां उत्पन्न कर सकते हैं और इसको सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से ऐसा हो गया कि सूरज से भी ज्यादा ऊर्जा धरती के किसी भाग में उत्पन्न करना। बात समझ में आ रही है? तो टोकामैक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये फ्यूजन रिएक्टर जो है बनाया जा सकता है, यानी कि इतना टेम्परेचर क्रिएट किया जा सकता है, उसे सस्टेन किया जा सकता है। लेकिन इसको अभी ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है, यानी कि बहुत सारे जो देश मैंने बताया, यूके है, फ्रांस है, वो रशिया है, अमेरिका है, हर देश इस पर बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन इस टोकामैक रिएक्टर में ये जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है ये सबसे मुश्किल काम होता है, सबसे मुश्किल काम होता है। होता यह है कि जब 1H2 प्लस 1H3 ये जो हाइड्रोजन के एटम हैं, इनको जब आप ये टेम्परेचर देते हैं, यानी 100 से लेकर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर देते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन के दोनों एटम है ये अपनी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में, यानी कि जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, जैसे पहली अवस्था ठोस होती है, द्रव होती है, फिर उसके बाद गैस होती है, उसी तरीके से पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा में बदल जाता है। ठीक है, और जब ये प्लाज्मा में बदल जाता है, ये हाइड्रोजन एटम्स जो है अपने प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाते हैं, तब जाकर ये एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और फाइनली जो है वो संलयन ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 100 से लेकर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखना एक सबसे बड़ा चैलेंज है, यानी कि हाइड्रोजन को उसकी प्लाज्मा स्टेट में बनाए रखना एक बहुत मुश्किल काम है। तो दुनिया के सारे देश इसी पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब अपनी पूरी टेक्नोलॉजी, अपना पूरा सब कुछ लगा डाल रहे हैं कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा देर तक इस प्लाज्मा को सस्टेन कर सकें, यानी कि इस टेम्परेचर को सस्टेन कर सकें। तो चीनी वैज्ञानिकों ने जो इस रिएक्टर है चीन के वैज्ञानिकों का, इसमें एक रिकॉर्ड बनाया गया जिसमें 1066 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान को मेंटेन करने की कोशिश की गई। तो यह अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा 1066 सेकंड तक लगातार 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान को, यानी कि इस स्टेट में प्लाज्मा को बनाए रखा गया। यह अभी तक रिकॉर्ड है। लेकिन जब तक ये न्यूज मैं आपको अपडेट करूं, इस रिकॉर्ड को तोड़ा जा चुका है। मतलब अभी तक, जब पिछले हफ्ते की न्यूज है ये, तो पिछले हफ्ते तक तो ये रिकॉर्ड ये था कि 1066 सेकंड तक जो है इसको मेंटेन किया गया। लेकिन अभी एक दिन पहले जो है वो इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फ्रांस के सुपर कंडक्टिंग टोकामैक रिएक्टर ने, फ्रांस ने एक टोकामैक रिएक्टर बनाया है, उस टोकामैक रिएक्टर ने इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 22 सेकंड तक लगातार जो है वो इतना टेम्परेचर सस्टेन किया गया। ठीक है, तो मतलब यह है कि चीन ने पिछले हफ्ते, जो न्यूज में आपको पढ़ रहा हूं चीन की बता रहा हूं, चीन ने यह रिकॉर्ड 1066 सेकंड तक बनाया और उसके रिकॉर्ड को जो है उसके रिकॉर्ड को 22 मिनट, सॉरी सेकंड नहीं, 22 मिनट तक जो है वो लगातार चलाकर फ्रांस के टोकामैक रिएक्टर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आ रही बात समझ में बच्चों? तो ये अभी तक का रिकॉर्ड था और इस रिकॉर्ड को अभी एक दिन पहले जो है इस रिकॉर्ड को जो है वो तोड़ दिया है फ्रांस के टोकामैक रिएक्टर ने। ठीक है, अब इस तरीके का जो कारनामा है, तो वो क्या दुनिया में और कहां पे, क्या इंडिया भी ऐसा कोई कारनामा कर रहा है? इंडिया इस तरीके का तो नहीं है, लेकिन एक प्लाज्मा स्टेट में टोकामैक बेस्ड रिएक्टर बनाने का काम जो है किया था 1989 में ये टोकामैक रिएक्टर बनाने का काम किया था और ये इसको बनाया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर, गुजरात में बनाने की कोशिश की गई थी और उस टोकामैक रिएक्टर का नाम रखा गया था आदित्य। तो भारत भी बहुत सारा प्रयास कर रहा है, लेकिन वो जो प्लाज्मा क्रिएट किया गया था लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के करीब, वो मात्र 0.3
मिलीसेकंड के लिए क्रिएट किया गया था। तो बहुत कम था, लेकिन अभी भी हम इस पर काम कर रहे हैं। हो सकता है एक वक्त पर हम भी इस रिकॉर्ड बनाने की दौड़ में शामिल हो जाएं। ठीक है, इसके अलावा पूरी दुनिया में इस तरीके के टोकामैक रिएक्टर्स को बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय फ्यूजन रिएक्टर बनाया जा रहा है, जिसका नाम इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। इसको जो बनाया जा रहा है वो कैडारेच फ्रांस में बनाया जा रहा है। कैडारेच फ्रांस, ये वो वाला नहीं है, फ्रांस अपना खुद का अलग बना रहा है, और साथ ही साथ जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग से फ्यूजन रिएक्टर बनाया जा रहा है वो कैडारेच में बनाया जा रहा है, जिसमें जो देश शामिल हैं इस रिएक्टर को बनाने में, वो उसमें यूएस है, ठीक है, इसके अलावा रशिया है, इसके अलावा जापान है, इसके अलावा साउथ कोरिया है, इसके अलावा चाइना है, इसके अलावा इंडिया है। इतने देश, और इसके अलावा और भी कई देश हैं, लगभग 30 देश मिलकर यह काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्य देश कौन है? अमेरिका, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया और यूरोपीय यूनियन। ये सारे देश मिलकर जो है वो एक रिएक्टर बना रहे हैं, टोकामैक रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूजन से इसमें यहां पर ऊर्जा को उत्पन्न किया जाएगा 2025 से लेकर 2035 के बीच में। और इस रिएक्टर का नाम क्या होगा? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। अगर भाई ये बन गया, यानी कि ये चाहे आईटीआर ये रिएक्टर बन गया, या फिर ये जो सारे देश अपना अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, चाइना अपना प्रयास कर रहा है, फ्रांस अलग अपना प्रयास कर रहा है, अगर ये रिएक्टर पूरी तरह से बन गया, हमने सही समय तक जो है इस प्लाज्मा को मेंटेन करना सीख लिया, तो इसका असर ये होगा कि बहुत कम फ्यूल की मदद से हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करके बिल्कुल अपने पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ऐसी विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं जो कि ना कभी खत्म होगी, ना कभी वो रुकेगी, ना कभी थकेगी। मतलब कि लगातार पूरी दुनिया में विद्युत बहुत कम ईंधन को खर्च करके पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ऐसी विद्युत उत्पन्न की जा सकेगी, और साथ ही साथ जो है वो हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। तो हो बच्चों, ये सब बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। जेसी बोस ग्रांट, असल में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसका नाम ANRF है। इसने जो है वो हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम जेसी बोस था, उनके नाम से ग्रांट मतलब ग्रांट देने के लिए एक मतलब ग्रांट उपलब्ध कराने जा रही है। उनके नाम से जो वैज्ञानिक हमारे थे जेसी बोस जी, उनके नाम से ग्रांट जो है वो देने जा रही है। कौन देने जा रहा है? ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये क्या करेगा? ये ग्रांट क्या होती है? ग्रांट का मतलब होता है कि पैसे से हम क्या करेंगे? पैसा प्रोवाइड करेंगे। इंडिया में किसी क्षेत्र में अगर कोई रिसर्च करना चाह रहा है, ठीक है, कोई रिसर्च करना चाह रहा है, कोई बहुत बड़ा काम करना चाह रहा है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाह रहा है, अनुसंधान और विकास करना चाह रहा है, तो अनुसंधान और विकास में हमेशा पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसा अगर कोई यूनिक आइडिया लेकर आता है और अनुसंधान करना चाहता है, विकास करना चाहता है, कोई किसी भी, कई क्षेत्र हैं इसके अंदर जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंटरफेस पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, इन सब क्षेत्रों में अगर कोई रिसर्च करना चाह रहा है तो वो इस ग्रांट में अप्लाई कर सकता है। और इस ग्रांट को अप्लाई करके आप जो ये जेसी बोस जो ग्रांट है उसको मिल सकती है, और उसकी मदद से अपने अनुसंधान को जो है वो आगे बढ़ा सकता है और मानवता की सेवा कर सकता है। ठीक है, तो ये जेसी बोस ग्रांट की बात की जा रही है। तो इसको किसने जारी किया है? मैंने बता दिया। उद्देश्य क्या है? उत्कृष्ट वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मान्यता देना तथा उनका समर्थन करना। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जा रहा है ये भी यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि इसमें जो भी अप्लाई करेगा वो प्रोफेसर स्तर का होना चाहिए। किसी भी संस्थान में, किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर का उसका लेवल होना चाहिए, या उसके समकक्ष उसका पद धारण करने वाला होना चाहिए, और 68 वर्ष तक के कोई प्रोफेसर या उनके समकक्ष लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए ये जेसी बोस ग्रांट को जो है वो प्रस्ताव आमंत्रित मतलब एक तरीके से आमंत्रित किए गए हैं। जो भी इससे में एलिजिबल है अप्लाई करके इस ग्रांट का अगर उनको लगता है तो ये वो उनको पैसे प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि अनुसंधान
विज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट जो न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज जो है वो रशिया ने एमआरएनए आधारित, ठीक है, एमआरएनए आधारित कैंसर वैक्सीन डेवलप कर ली है और कहा है कि नेक्स्ट ईयर हम इसे अपने जो भी देशवासी हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे। तो ये कैंसर के लिए वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई है, ये एमआरएनए आधारित है। अब देखो बच्चों, एमआरएनए का मतलब क्या होता है, तो समझ लीजिए कि ये जो हमारी सेल होती है बच्चों, ठीक है, ये जो हमारी सेल होती है, इस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र के अंदर के छोटे छोटे जो भाग होते हैं उन्हें हम लोग जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। जीन क्या करता है, एमआरएनए बनाता है, ठीक है, एमआरएनए बनाता है। आरएनए जो है वो एक तरीके से, ये जीन जो है वो किससे बना होता है, ठीक है, ये बना होता है डीएनए से, ठीक है। तो ये जो गुणसूत्र है इसमें जीन पाए जाते हैं। जीन किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। डीएनए क्या करता है, यानी कि जीन क्या करता है, एमआरएनए को आदेश देता है। आरएनए भी एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा जो है जब एमआरएनए को आदेश देता है तो एमआरएनए हमारी बॉडी के अंदर कुछ और आरएनए होते हैं जिनका नाम टीआरएनए होता है और आरआरएनए होता है, टीआरएनए और आरआरएनए। तो टीआरएनए और आरआरएनए की मदद से, टीआरएनए और आरआरएनए की मदद से ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन ही हमारी बॉडी में कैरेक्टर्स को, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी लक्षण मौजूद हैं उन सब को डेवलप करने का काम जो है वो प्रोटीन की वजह से होता है। सिंपल सी बात में, मैंने इसको कई बार पहले भी समझाया है, फिर से समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके बाल किससे बना हुआ है, एक प्रोटीन से। तो ये प्रोटीन जो आपका बाल जिस प्रोटीन से बना हुआ है, यानी ये बाल आप बाल क्या हो गया, आपका कैरेक्टर हो गया, ये किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। इसे बनाया किसने है, आपकी कोशिकाओं के टीआरएनए और आरआरएनए ने मिलकर। इसको कैसा बनाना है, इस आदेश को लेकर कौन आया है, एमआरएनए। इस आदेश को दिया किसने है कि कैसा बनाना है, काला बनाना है, भूरा बनाना है, सीधा बनाना है, उल्टा घुंघराला बनाना है, इसको आदेश किसने दिया है, जीन ने दिया है। आ रही बात समझ में। तो हमारे शरीर में कोई भी लक्षण अगर विकसित होते हैं तो उसके लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है। उस प्रोटीन को बनाने का काम टीआरएनए आरआरएनए करता है। और टीआरएनए आरआरएनए को कैसा प्रोटीन बना है, इस आदेश को कौन देता है, जीन देता है। और जीन के इस आदेश को टीआरएनए आरआरएनए तक पहुंचाने का काम कौन करता है, एमआरएनए करता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से बोलते हैं, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारी बॉडी में प्रोटीन इसी तरह से बनते हैं, हमारी बॉडी में लक्षण इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो हम ये तो एक ऐसी वैक्सीन बनाई जा रही है जिसमें क्या किया जाएगा, जो कैंसर सेल्स होंगी, कैंसर कोशिकाएं होंगी, उन कैंसर कोशिकाओं के एमआरएनए को लिया जाएगा। उस एमआरएनए की मदद से क्या बनाई जाएगी, वैक्सीन बनाई जाएगी, कैंसर की वैक्सीन बनाई जाएगी। और ये जो एमआरएनए होगा, यानी कैंसर कोशिकाओं के अंदर मौजूद जो एमआरएनए होगा, उस एमआरएनए को निकालकर, ठीक है, एमआरएनए को निकालकर वैक्सीन बनाई जाएगी और इस वैक्सीन को पेशेंट को दिया जाएगा। जब ये एमआरएनए, यानी कैंसर सेल से निकाला हुआ एमआरएनए जब किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर पहुंचेगा तो इस एमआरएनए, क्योंकि ये एमआरएनए उस पेशेंट की बॉडी में इस तरीके का एमआरएनए प्रेजेंट नहीं होता, इसको तो हमने कैंसर कोशिकाओं से निकाला है। तो इस एमआरएनए के खिलाफ जो हमारा पेशेंट होता है, उस पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडी बनाता है, इसको एंटीबॉडी बनाता है। और फिर यही एंटीबॉडी उसके इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है, इस एमआरएनए के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। और यही एंटीबॉडीज जो होती हैं वो जब किसी पेशेंट के अंदर बन जाती हैं तो कैंसर कोशिकाओं से लड़ने का काम करती हैं। तो क्या होगा, फिर से देख लीजिएगा, कैंसर कोशिकाओं से निकाला हुआ एमआरएनए, उसको हम एक एज अ वैक्सीन जो है वो यूज कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी में, और उसे वैक्सीन की तरह से भरकर हम उस पेशेंट को लगा देंगे जिसको कैंसर होने की संभावना है या हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इस वैक्सीन को, यानी एमआरएनए को उसकी बॉडी में डालेंगे तो उसका इम्यून सिस्टम, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसकी जो डब्ल्यूबीसीज हैं, वो उस एमआरएनए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएंगी। तो ये एमआरएनए क्योंकि कैंसर सेल का है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी हैं बॉडी के अंदर, उस पेशेंट के अंदर। तो जो कैंसर की रियल कोशिकाएं जब उसकी बॉडी के अंदर डेवलप होंगी तो ये एंटीबॉडी जो उसके अंदर पहले ही बनी हुई हैं उस पेशेंट के अंदर, वो एंटीबॉडी जाकर कैंसर कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें डेवलप ही नहीं होने देंगी और उनको मारकर खत्म कर देंगी। तो अगर कैंसर हो
गया है तो कैंसर फैलेगा नहीं, और अगर कैंसर नहीं हुआ है तो कैंसर होगा नहीं। तो इस तरीके का काम, इस तरीके से ये वैक्सीन बनाई जा रही है। तो ये इस वैक्सीन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैंसर कोशिकाओं के अंदर से मौजूद एमआरएनए, जो उनका एमआरएनए है उसका यूज कर रहे हैं एज अ वैक्सीन, और इसकी मदद से जो है वो कैंसर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो है डेवलप करके कैंसर से लड़ने की जो क्षमता है शरीर की उसको बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो वैक्सीन है बच्चों, एमआरएनए वैक्सीन, इसको डेवलप किया है रशिया ने। अगले साल कह रहे हैं कि हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों में लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये जो कैंसर है, ये जो इसके बारे में खास बात ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको लगवा सकता है। जिसमें या तो संभावना है कैंसर होने की, एक पर्टिकुलर टाइप के कैंसर होने की, या जिसे हो चुका है उसके लिए ये कारगर होगी। बाकी जो है ऐसा नहीं है कि सब, जैसे और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है कि जिसको हुआ है नहीं हुआ है सबको इम्यून लगा दो तो उनको कैंसर कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जिसको हो चुका है या जिसको जो लगभग मतलब ये हो चुका है कि इसको हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में ये वैक्सीन काफी कारगर साबित होगी। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मानवता के लिए। फिर नेक्स्ट है पौधों के लिए बैक्टीरिया से बना बैंडेड। अब होता क्या है कि कभी कभी पौधे जो हैं इंजर्ड हो जाते हैं हवा से, तूफान से, या कभी कोई उनके शरीर में कहीं से कट हो जाता है, कहीं से वो फट जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती या वो खराब होने लगते हैं, उनको इन्फेक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से पेड़ सूख जाते हैं और या फिर गिर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में अगर पेड़ों को कोई चोट लग जाती है, पेड़ों को कोई नुकसान पहुंचता है, वो कहीं से कट जाते हैं, कहीं से चिढ़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके इस जहां पर उनको चोट लगती है या जहां पर उनका कटा होता है, फटा होता है, उसको हील करने के लिए, उसको जो है फिर से उनके घावों को भरने के लिए बैंडेड बनाया गया है। और ये बैंडेड बनाया गया है बैक्टीरिया से उत्पन्न सेलुलोज की मदद से। ठीक है, बैक्टीरिया सेलुलोज क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसे बैक्टीरिया के उस द्वारा उत्पन्न सेलुलोज की मदद से, बैक्टीरिया से उत्पन्न जो सेलुलोज है, उस सेलुलोज की मदद से एक बैंडेड बनाया गया है कि जहां पर भी किसी पेड़ का कटा हो, फटा हो, या वो कहीं पर उसके अंदर एक चीरा लगा हो या किसी वजह से टूटा हो, वहां पर इस सेलुलोज की पट्टी लगा दीजिए। सेलुलोज को लगाकर, जो सेलुलोज बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया उसकी पट्टी बनाकर उसको लगा दीजिए, तो उसकी हीलिंग जो होती है वो बहुत तेजी से हो जाएगी और फिर से वो जुड़ जाएगा। उसका कटा फटा जो भी वुंड होंगे, जो भी उसको घाव लगे होंगे, वो सब सही हो जाएंगे और पेड़ जो है वो खराब नहीं होने पाएगा। तो ये जो बैंडेड बनाया गया है बच्चों, ये बनाया गया है माइक्रोबियल सेलुलोज से, यानी कि बैक्टीरिया से उत्पन्न सेलुलोज से इसको बनाया गया है। और ये कौन कौन से बैक्टीरिया इसको उत्पन्न करते हैं इस सेलुलोज को जिससे बैंडेड बनाया जा रहा है? जेनेरा एजिटोबैक्टर, ग्लूकोनोबैक्टर, कोमागा टाइबैक्टर, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम और सरसीना। तो ये सब बैक्टीरिया की प्रजातियां हैं जिनकी मदद से इस सेलुलोज को उत्पन्न करके और पेड़ों को सही करने के लिए, पेड़ों के जो घाव हैं उनको सही करने के लिए जो है वो बैंडेड बनाया जा रहा है। भाई पेड़ों में भी जान होती है, ऐसी थोड़ी ना बात है। ठीक है, सीधी तो होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है मत्स्य क्षेत्र 6000। मत्स्य 6000 भारत का एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना है, कई बार मैंने आपको बताया है कि गगनयान परियोजना भारत की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जहां पर पृथ्वी की सतह से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को इसरो भेजने जा रहा है। ठीक है, तो ये भारत की गगनयान परियोजना है। लेकिन जितना अंतरिक्ष में जाना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल समुद्र के अंदर भी जाना है। तो समुद्र की गहराइयों में लगभग 6000 मीटर की गहराई में, ठीक है, ये भारत की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है कि भारत जो है बहुत जल्दी एक यान बना रहा है। एक यान ऐसा होगा जो पानी के अंदर जाएगा, लगभग 6000 मीटर, लगभग 6 किलोमीटर नीचे जाएगा, 6 किलोमीटर नीचे जाएगा 3 लोगों को लेकर। ठीक है, 3 लोगों को लेकर जाएगा और फिर वहां पर क्या करेगा, वहां पे जब वैज्ञानिक जाएंगे तो वहां जो 6000 मीटर पर जो भी वहां पे जो भी अगर कोई खनिज पदार्थ है तो उनकी खोज करेंगे। इसके अलावा वहां पर पर्यावरणीय अध्ययन करेंगे कि कैसा वहां का टेम्परेचर होता है, वहां पे किस तरीके के जीव जंतु होते हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो जितना रहस्यमयी अंतरिक्ष है उतना ही रहस्यमयी जो है हमारा सागर भी है। तो सागर, हाँ, तो हम अंतरिक्ष में तो जा ही रहे हैं, अंतरिक्ष के साथ साथ हम लोग सागर में भी परियोजनाएं चला रहे हैं, जिसमें सागर के नीचे, बहुत नीचे, जहां तक कोई लोग नहीं
पहुंच पाते हैं वहां तक हम पहुंचे और वहां पर जो है अपने अनुसंधान को, ठीक है, बढ़ावा दे सकें। तो इसके लिए ये यान बनाया जा रहा है। इसे मत्स्य 6000, एक तरीके का सबमरीन होगा। मत्स्य 6000 नाम दिया गया है क्योंकि ये 6000 मीटर तक नीचे तक ये जाएगा। इसे बनाया किसने है? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन के एक घटक के रूप में समुद्रयान मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया है। तो इसे समुद्रयान भी कहा गया है, जैसे उसे गगनयान कहा जा रहा है, इसे समुद्रयान कहा जा रहा है। कब तक भेजा जाएगा? 2026 तक भेजा जाएगा, ठीक है, भेजा जाएगा। और साथ ही साथ कितने लोग इसमें जाएंगे? मैंने जैसा बताया कि 3 लोग इसके नीचे जाएंगे। इसमें क्या होगा? 12, ये लगभग कितने, ये जब पानी के अंदर जाएगा तो ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, वायुमंडलीय दाब जो हमारे ऊपर लगता है, जैसे हम सतह पे मौजूद है तो एक वायुमंडल हमारे ऊपर एक दाब लगाता है जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये हमारे वायुमंडलीय दाब से, जो हमारी सतह पर मौजूद जो वायुमंडलीय दाब है, उससे 600 गुना दाब जो है बर्दाश्त कर सकता है। 600 गुना ज्यादा दाब जो है ये बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, इसकी खास बात है। और इस दाब को बर्दाश्त करने के लिए इसकी जो ये जो आपका पूरा का पूरा ये यान है, समुद्रयान है, इसकी जो पूरी की पूरी कोटिंग, यानी जिस इसको जो बनाया गया है वो 80 mm, ठीक है, 80 मिलीमीटर मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु से इसको निर्मित किया गया है कि वो इतने दाब को बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा 96 घंटे तक इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। 12 से 16 घंटे ये काम कर सकता है। 12 से 16 घंटे तक ये समुद्रयान जो है वो पानी के अंदर रह सकता है। इमरजेंसी में 96 घंटे तक इसमें आपातकाल में भी ऑक्सीजन रहेगी, यानी इमरजेंसी पड़ जाए तो 96 घंटे तक अंदर रह सकता है और इतनी देर तक ये ऑक्सीजन की सप्लाई उन लोगों को कर सकता है जो लोग इसके साथ, वैज्ञानिक इसके साथ जाएंगे। तो ये मिशन 2026 में होने वाला है, तो ये भी इस हफ्ते काफी चर्चा में रहा। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आपकी जो ज्ञान है उसमें थोड़ा सा और इंक्रीमेंट हुआ होगा, थोड़ा सा और इजाफा हुआ होगा। तो होप कि बच्चों आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई समसामयिक घटनाओं के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।